नेशनल दस्तक में आज हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर अली जावेद साहब हैं। अली जावेद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। यूपी में 11 फरवरी से मतदान शुरू है और जहां तक यूपी का सवाल है, मुसलमानों वोटरों को 19% के आसपास बताया जाता है और 150 सीटों के आसपास मुसलमान वोटर्स यूपी चुनाव में 150 सीटों पर खासा अहमियत रखते हैं। मुसलमान वोटरों के इसी रुझान पर जानने के लिए और यूपी में मुसलमानों का कितना प्रभाव पड़ सकता है यूपी चुनाव में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अली जावेद साहब के साथ हम कुछ सवाल जवाब लेंगे। अली जावेद सर, ये यूपी चुनाव अब आने वाले हैं और इस चुनाव में आप क्या सोचते हैं मुसलमान वोटरों के बारे में? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में चाहे लोकसभा चुनाव हो या असेंबली के इलेक्शंस हों, यूपी जो है वो उसकी एक ख़ास अहमियत हमेशा रही है। और इन चुनावों में भी यूपी जो है, इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो ज़ोर है वो इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है यूपी पर है। इसलिए कि यूपी एक अच्छा ऐसा राज्य है जो तकरीबन पूरे देश की राजनीति का फैसला जो है यूपी से होता है। और इसीलिए जो है सारी जितनी भी सियासी जमातें हैं उनकी नज़रें जो है यूपी पर टिकी हुई हैं। यूपी जो फैसला, पिछला जो चुनाव हुआ लोकसभा का 2014 में जो है, ये जो अभी सरकार केंद्र में है, ये सरकार इसलिए जो है मजबूती के साथ इन्होंने अपनी सरकार बना पाई, इसलिए कि यूपी से इनको जो है 70 से ज़्यादा सीटें जो है मिली। और चूँकि 70 से ज़्यादा सीटें मिली, इसलिए इस पूरे उसका तमाम सियासी जमातों का जो मुस्तकबिल है, जो भविष्य है, वो यूपी ही ने तय किया। और इसीलिए आज भी जो आने वाले असेंबली के चुनाव में सबसे ज़्यादा केंद्रीय जो अहमियत हासिल है, यूपी के ही चुनावों को हासिल होगी। सर, जैसा बताया जाता है कि यूपी में मुसलमान 150 सीटों पर जो है खासा असर रखते हैं। 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की कुल सीटें हैं, जिसमें से 150 सीटों पर मुसलमानों का दबदबा माना जाता है। 20 से 30% मुसलमान वोटर हैं और काफ़ी बड़ा मतलब निर्णायक के स्थिति में होते हैं किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान काफ़ी बड़े आबादी में है और काफ़ी राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, और जैसा कि 2012 के विधानसभा इलेक्शंस में भी सपा समाजवादी पार्टी को बड़े तादाद में वोट देकर के जिताया था, और जिसका मुलायम सिंह ने खुद कहा था कि मुसलमानों ने हमें जो है 100% वोट दिया है। लेकिन देखा जाए तो उन 5 सालों में अखिलेश सरकार के मुसलमानों में ख़ासतौर से वेस्टर्न यूपी का, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि 100% वोट मिला है, वहाँ पे कई सारे डिस्टर्बेंस देखे गए हैं मुसलमानों को लेकर। जैसे मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हुआ, अखलाक हुआ 2015 में, गौमांस के लिए उन्मादी भीड़ ने उसकी हत्या की। तो फिर इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होगा इन सब पे आने वाले चुनाव में खासकर? इसमें देखिए, इससे पहले कि हम समाजवादी पार्टी और मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात करें, उनके रिश्तों पर बात करें, हमारी बदकिस्मती है कि आज़ादी के बाद से मज़हब के नाम पर एक अलग मुल्क बन गया। लेकिन हमारे यहाँ का पूरा जो मकसद था, गांधी जी और नेहरू जी की लीडरशिप में हमारे देश की जनता ने इस बात का फ़ैसला किया था कि नहीं, हम मजहबी बुनियादों पर इस तरह का कोई फ़र्क या इस तरह की कोई सियासत नहीं करेंगे। और इसलिए जो है हर वो शख्स जो तमाम धर्मों का आदर करता है, जो तमाम मज़हब के लोगों को, तमाम जातियों को साथ लेकर के चल सकता है, हमारा हिंदुस्तान जो है वो इस तरह का एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनेगा। बदकिस्मती ये है कि नेहरू जी के बाद जो सबसे बड़ी जमात थी जिसने इतने बरसों तक हुकूमत की हिंदुस्तान पर, यानी कांग्रेस जो है वो उस नेहरू के विजन से अलग हट गई। और आज की तारीख़ में जो हमारा एक सांप्रदायिकता का जो पूरा माहौल चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शंस के ताल्लुक़ से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। 2 इस तरह के लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जिनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक मुसलमानों को, एक दलितों को, जिसे हम जो है शेड्यूल कास्ट कहते हैं। इन लोगों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने के बाद जो है जिस तरह का घेटवाइजेशन हुआ है, जिस तरह से धड़ेबंदी हुई है और सांप्रदायिक
तनाव जिस तरह से धीरे धीरे करके पैदा हुआ है वो आज एक भयानक शक्ल अख्तियार कर चुका है। मुलायम सिंह जो एक समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं और समाजवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखने के बाद भी उन्होंने भी मुसलमानों को एक वोट बैंक से अलग करके देखने की कोशिश नहीं की है और यादव मुस्लिम अलायंस के तहत उन्होंने जितनी भी सरकारें बनाई हैं उसमें सिर्फ बातें ही रही हैं, उसमें सिर्फ मंसूबे ही रहे हैं, उसमें जो है बड़ी बड़ी बातों के अलावा सारे खोखले वादे करके किसी तरह से समाजी सतह पर किसी तरह का जो है तरक्की का काम, मुसलमानों की भलाई का काम या दलितों के ताल्लुक़ से भी इस तरह का कोई काम ना पहले किसी सरकार ने किया है, ना ही मुलायम सिंह ने इसमें कोई इनिशिएटिव लिया है। आप जैसे अभी दंगों की बात कर रहे हैं कि पिछले इस 5 वर्षों में यूपी में जिस तरह के दंगे हुए हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो बिजनौर हो या अभी जो है अभी तक चल रहा है प्रतापगढ़ या गोरखपुर का जो माहौल है, इन तमाम इलाकों में जिस तरह के दंगे हुए हैं, मुलायम सिंह की सरकार ने और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार ने इन दंगों को जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर और सियासी एक कमिटमेंट के साथ जैसे इनको टैकल करना चाहिए था, जैसे इनका मुकाबला करना चाहिए था, वो जो है समाजवादी सरकार ने नहीं किया है। और इसीलिए जो है उनमें मुसलमानों में एक खौफ और डर का माहौल जो है वो आज भी बना हुआ है और वो खौफ और डर का माहौल जो है बनाने की कोशिश भी की जाती है, इसलिए कि इस पूरी कम्युनिटी को एक तरह का ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि देखो इन दंगों में जो है अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो हम बचा सकते हैं। इसलिए नहीं कि तुम्हारा कोई कमिटमेंट है, इसलिए नहीं कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, अगर दंगों से बचना है, अगर अपनी हिफाजत जो है करवानी है तो हम तुम्हें बचाएंगे। और इस तरह से एक डर का माहौल पैदा करके उनको वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश पहले कांग्रेस ने की, अब जो है ये समाजवादी पार्टी कर रही है। और इसीलिए जो है चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे नौकरियों का मसला हो, चाहे एक अच्छा भाईचारा का माहौल बनाने का मसला हो, ये कोई भी पार्टी जो है वो अगर हम कहें कि सिर्फ बीजेपी इसके लिए ज़िम्मेदार है, बीजेपी तो इसका फ़ायदा उठाती है और इसका दूसरी सियासी जमातें भी फ़ायदा उठाती हैं। अभी तक जो है कोई इस तरह की पॉलिसी जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मुसलमान वोट बैंक नहीं है, मुसलमान इस देश का उसी तरह से एक सम्मानित नागरिक है जैसे दूसरे जातियों के दूसरे मज़हबों के लोग हैं, उनको उस तरह से कभी भी ट्रीट करने की कोशिश नहीं की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इसको जो है मौलाना आज़ाद के बाद कोई ऐसी मुसलमानों में एक लीडरशिप इमर्ज करके नहीं आई जो उनमें एक ऐसा सियासी समझ, एक ऐसी सियासी सूझबूझ जो है वो पैदा कर सके कि मुसलमान इस मुल्क के साथ जो है इस एतमाद के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो खड़े होकर के ये कह सकें कि जितना दूसरे मज़हब के दूसरे जातियों के लोगों का जितना ये मुल्क है उतना ही हमारा भी है, हम भी इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, इस मुल्क की तरक्की में हमारा भी उतना ही जो है एक योगदान हो सकता है और उतना ही जो है चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे नौकरियों का मसला हो या दूसरे जो है जो आर्थिक मसले हैं, उन तमाम मसलों में जब तक पूरे स्टेट के तमाम धर्मों और जातियों के लोगों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश नहीं की जाएगी वो नहीं होगा। लेकिन ये सियासी जमातें ऐसा नहीं करती हैं। पर ये देखिए कि 2012 में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मुसलमान जीत करके आए हैं, विधायक 64 विधायक जीत करके आए हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि मुसलमान, तो ये मुसलमान विधायक तो खुद आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब मुजफ्फरनगर दंगा होता है या अखलाक को मारा जाता है, गौवंश से के आरोप में उन्मादी भीड़ मारती है, तो फिर ये विधायक क्यों नहीं वहाँ पर असेंबली हॉल में सवाल करते हैं? 64 विधायक मुसलमान खुद जीत करके गए हैं, तो ये खुद क्यों नहीं आवाज़ असेंबली हॉल में उठाते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि यूपी में एक ज़िम्मेदार मुस्लिम लीडरशिप जो है वो नहीं पैदा हो पाई है। जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मौलाना आज़ाद के बाद
अभी भी जो है यूपी में कोई ऐसा एक बड़ा लीडर उभर करके नहीं आया जो सेकुलर लाइंस पे जो है मुसलमानों को एकजुट कर सके, सेकुलर लाइंस पे उनको अपनी जिम्मेदारियों का और अपने हुकूक जो है उनका एहसास दिला सके। इसका मतलब ये जितने भी विधायक होते हैं ये सिर्फ अपने पार्टी के ही मैनिफेस्टो पे चलते हैं, या समझिए जो भी आका उनके हुक्म करते हैं फिर उन्हीं पे चलते हैं, इनका अपना खुद का कोई स्टैंड नहीं होता है। अब तो माहौल ये हो गया है कि सिर्फ जो है अपने पार्टियों के जो कमिटमेंट हैं, पार्टियों की जो आइडियोलॉजी है, अगर उस पर चलें तब भी ठीक है। बदकिस्मती है कि इन लोगों को जो है आइडियोलॉजी वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है सिर्फ अपने मफाद, अपने फ़ायदों को जो है वो सामने रख कर के देखते हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनको जो यही जो मुसलमान लीडरशिप है, अगर इनको ये लगेगा कि यही काम जो है कांग्रेस में रहने से जो है हमारे अपने सियासी फ़ायदे, ज़ाती जो है सियासी फ़ायदे, पर्सनल जो गेंस हैं वो अगर हासिल होंगे तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। अगर जो है उन्हें मुलायम सिंह टिकट नहीं देंगे, बीएसपी टिकट देगी, वहाँ चले जाएंगे। इसलिए जो है कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट इन लोगों का नहीं है। अपने निजी ज़ाते फ़ायदे जो है उसी के तहत जो है इधर से उधर ढुलमुल लीडरशिप जो है वो रहती है। और चूंकि ढुलमुल लीडरशिप है, इनका कोई कमिटमेंट नहीं है, इसीलिए जो है मसलों का हल भी निकल करके नहीं आता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की विचारधारा की कि नेताओं की अपनी खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, या कोई भी किसी आइडियोलॉजी से खुद प्रभावित भी नहीं है। लेकिन आपको मुस्लिम वोटर्स के बारे में क्या लगता है कि मुसलमान वोटर्स के कोई विचारधारा है? आपको क्या लगता है इनके बारे में? मुसलमान वोटर जो है उनकी विचारधारा पे मुझे शक नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश का जो है आम नागरिक, इस देश का आम वोटर जो है वो इन तमाम सियासी उन्माद के बावजूद, इन तमाम भड़काऊ बातों के बावजूद जो हिंदू मुसलमान की बुनियादों पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, अभी तक का इतिहास ये बताता है कि मुसलमानों ने भी और इस देश के दूसरे मजहबी जमातों ने भी, वहाँ के वोटरों ने भी बहुत सूझबूझ करके और समझ करके वोट किया है। उन्होंने सांप्रदायिक लाइन पे जो है जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब भी वोट नहीं किया, और 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो की पार्टी ने जो इतनी भारी बहुमत जो है यूपी से हासिल की, उनको भी जो है धार्मिक आधार पर जो है उन्होंने वोट नहीं दिया। बल्कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 60 साल में कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, हमें एक बार आप मौका दीजिए, हम इस 60 साल की जितनी खराबियां, इस 60 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, हम विकास करेंगे। और मोदी की उन बातों में आकर के इस देश की तमाम जो है मज़हब के लोगों ने, तमाम जातियों ने मिल करके ये सोच करके कि अभी हो सकता है मोदी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं विकास की, ये कुछ करें, इसलिए वोट दिया था। हिंदुत्व के नाम पे लोगों ने वोट नहीं दिया था। लेकिन अब जो है वो अपने आप को जो है छला हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए जो है मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव जो है वो किसी एक पक्ष में जाने वाले नहीं हैं। और ये जितनी जनता, आम लोग जिस तरह से त्रस्त हैं, जिस तरह से परेशान हैं, इन इलेक्शंस में जो है बहुत ही इस तरह के रिज़ल्ट आने वाले हैं जो सभी पार्टियों को चौंका सकते हैं। ये आपने एक अच्छा मतलब बात बताया है कि मुसलमान जो है फैसला वोट देने से पहले सूझबूझ दिखा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर बिहार का विधानसभा चुनाव, देखिए मुसलमानों ने एकजुट होकर के महागठबंधन को वोट दिया। और फिर ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे मुसलमान जो है एक अच्छा मैसेज दिया है वो वोटर्स ने, खासतौर से सांप्रदायिक ताकत, खासतौर से बीजेपी को रोक करके। तो आपको क्या लगता है कि यूपी चुनाव में अब चूँकि कोई महागठबंधन नहीं है, कई सारी सेकुलर पार्टीज़ वहाँ पर हैं, जैसे सपा है, बीएसपी है, कांग्रेस है, तो ऐसे मुसलमान वोटर्स के लिए कितनी बढ़ी आएगी? आपको क्या लगता है कैसे वो रोकेंगे सांप्रदायिक ताकतों को? मुझे लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों ने पहले भी इन सांप्रदायिक ताकतों को रोका है, उसी तरह से इन इलेक्शन में भी उसी बात का सबूत देंगे। और वो इस बहकावे में नहीं आएंगे कि जिस तरह से सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पे एक साहब मुसलमानों के ठेकेदार बन करके आ गए हैं, अवैसी साहब। अब मुसलमान जो है अवैसी जैसे लोगों को अपना नेता नहीं मानेगा। ये बिहार में जो है दिखा चुका है मुसलमान
कि हम धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर हम वोट नहीं देंगे। ये मुसलमानों ने महाराष्ट्र में भी साबित किया, ये मुसलमानों ने बिहार में भी साबित किया है, और आने वाले यूपी के चुनाव में भी मुसलमान ये साबित करेगा कि सांप्रदायिक आधार पर मुसलमान थोड़ी ना तरक्की करेगा। जो जेन्युइन लीडर होगा, जो ईमानदार लीडर होगा, जो सचमुच विकास के लिए कमिटेड होगा, वो जो है उसको इलेक्ट करेंगे, तभी जो है प्रदेश भी और देश आगे बढ़ेगा। और उसी सूझबूझ के साथ मुझे लगता है कि इन इलेक्शंस में भी मुसलमान आएगा। बुनियादी चीज़ एक और भी है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि इस देश का जो वामपंथ है, उस वामपंथ ने जिस संजीदगी के साथ इन तमाम मसलों को ले करके आवाम के दरमियान जा कर के उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, उन्हें आगाह करना चाहिए था, इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए था, दूर दूर तक वामपंथ की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, जिसका समाजवाद के नाम पे मुलायम सिंह ने फ़ायदा उठाया था। लेकिन मुलायम सिंह ने जो है कुछ करके नहीं दिखाया, किसी तरह का जो है कोई ऐसा एक शांतिपूर्ण माहौल विकास का पैदा कर सकें, वो मुलायम सिंह ने भी नहीं दिखाया। और इनकी आपसी लड़ाइयों की वजह से मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है तो वो मुलायम सिंह को होने जा रहा है। तो ऐसे में फिर मुसलमानों के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है यूपी में ख़ास तौर से, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमायतें, ख़ासतौर से आपने ओवैसी का जो जिक्र किया है, हो सकता है अगर ओवैसी का चुनाव में अगर आते हैं तो इससे पहले ओवैसी ने बिहार में भी 6 विधानसभा सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, जहां बिहार के मुसलमानों ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया था, उन्हें एक तरह से बिल्कुल ही वॉकआउट कर दिया था उनका, बिल्कुल ही। तो आपको क्या लगता है यूपी में मुसलमान बिहार के मुसलमानों के मिजाज में कितना फ़र्क लगता है आपको? क्या बिहार के मुसलमानों के तर्ज पे यूपी के मुसलमान भी वैसी वो सोच या वो विचार या उनकी विचारधारा उस तरह की है कि ओवैसी को वैसे ही जवाब देंगे जैसे बिहार में मुसलमानों ने दिया था? मुझे लगता है कि यूपी का मुसलमान भी उसी सूझबूझ का सबूत देगा, और मुसलमान जो है मुसलमान के नाम पर वोट नहीं करेगा। मुसलमान जो है ऐसे कैंडिडेट्स को वोट करेगा जो सचमुच इस देश के संविधान के लिए कमिटेड हैं, जो सचमुच जो है इस देश का और प्रदेश का विकास चाहते हैं। और इस तरह के तमाम लोग जो है अवैसी जो है उनको थोड़े बहुत तो वोट मिल गए थे बिहार और महाराष्ट्र में, यूपी में मुझे लगता है उतना भी इनको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। और ये जो छटपटाहट है, ये जिस तरह का सांप्रदायिक उन्माद जो है अवैसी यूपी में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा जो है मुझे लगता है बीजेपी को हो सकता है। अवैसी को तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को होगा, इसलिए कि ये लोग तो एक दूसरे के पूरक हैं। ये लोग इस तरह का सामुदायिक माहौल पैदा करके बुनियादी तौर पे जो है किसको फ़ायदा होता है, उन्हीं सांप्रदायिक तत्वों को फ़ायदा होता है जिसकी लीडरशिप इस वक्त बीजेपी के हाथ में है। एक चीज़ और ख़ास तौर से देखा जाता है चुनाव से पहले मीडिया का, ख़ास तौर से चाहे वो टीवी मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, खासतौर से टीवी मीडिया की अगर बात करें तो वो ब्राह्मण वोटों की अक्सर बात की जाती है, खासतौर से प्रिंट मीडिया में भी की जाती है कि यूपी चुनाव में ब्राह्मण वोट जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ब्राह्मण वोट। जबकि यूपी में ब्राह्मण वोट सिर्फ 10% के आसपास ही माना जाता है, जबकि मुसलमान दलित के बाद दूसरे नंबर पर है। दलित जो है 22% उत्तर प्रदेश में वोटर्स है और 19% वोटर्स जो है मुसलमान हैं, यानी इन दोनों के बाद बहुत दूर पर जो है वो ब्राह्मण वोटर्स आता है। लेकिन ऐसा क्यों माहौल क्रिएट किया जाता है कि ब्राह्मण ही वोटर्स या ब्राह्मण ही सब कुछ तय कर सकता है? इसके बारे में आपका? इसमें जो है एक बात हम लोगों के जहन में बहुत साफ होनी चाहिए कि ब्राह्मण जो है वो मजमूई तौर पे ज़िम्मेदार नहीं है। देश की पूरी हमारी जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मेरा मतलब ये है कि अपर कास्ट जो मेंटलिटी है वो व्यवस्था जो है अभी भी कायम है। और उसी व्यवस्था के तहत जो है वो इस देश के पूरे मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ज़्यादातर जो है, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप एक सर्वे करके देख लीजिए, ज़्यादातर जो है मीडिया हाउसेस पर कब्ज़ा किसका है? अपर कास्ट के लोगों का कब्ज़ा है। कितने दलित हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने मुसलमान हैं वहाँ जो जिनका रिप्रेजेंटेशन है, जो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से या मीडिया कर्मी की हैसियत से वहाँ वो काम कर रहे हैं? नहीं है। और इसलिए चूँकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत अपर कास्ट का पूरा कंट्रोल मीडिया और अखबारों पर है,
तो वो इस तरह की जो अहम खबरें हैं, एक जो अहम बात है जिसके तहत एक सांप्रदायिक सद्भाव का जो माहौल बनाने का रोल मीडिया का होना चाहिए, वो मीडिया का रोल नहीं है। उसके बावजूद भी जो है वो इस देश की जनता जो है मीडिया की इन तमाम कोशिशों को नकार करके बड़ी समझदारी के साथ जो है फैसले करते रहे हैं और करते रहेंगे, मुझे लगता है। इसलिए कि आप देखिए, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद जो है अखबारों की भूमिका जो है बड़ी ख़राब रही है। उन्होंने पूरे माहौल का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन इस देश के लोगों ने जो है यूपी जैसे उसमें, जहाँ अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, यूपी में है, और उसके बाद भी यूपी में उतने बड़े दंगे जो है वो यहाँ के लोगों ने नहीं होने दिए। ये यहाँ की जनता को श्रेय जाता है इस बात का। और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है वही इसी तरह से होगा। अब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है वो उनको नज़रअंदाज करते हैं। तो आखिर दलित जो कि 22% उत्तर प्रदेश में वोटर्स हैं, मुस्लिम 19% वोटर्स हैं, यानी दोनों मिलकर के 41% होते हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 29-30% वोट लाने के बाद आप सरकार बना लेते हैं। चाहे आप मुलायम सिंह का 2012 में देखिए सपा सरकार, जो अखिलेश सरकार जो कहलाती है, वो भी 29% वोट लाके बनी। इससे पहले मायावती भी उतनी ही 29-30% लाके बनी। तो ये दो जो बड़े सबसे बड़े तबके वहाँ के हैं, सबसे बड़े वोटर्स 22 और 19 41%। तो आखिर क्यों ये मीडिया क्रिएट करती है, क्यों ये ऐसा पहले से बना के रखती है कि ब्राह्मणी वोटर सब कुछ कर सकते? तो इसके बारे में फिर मीडिया से क्यों भ्रम फैलाती है आखिर है? वही तो मैंने कहा ना आपसे कि जो है चूँकि ब्राह्मणवादी जो मानसिकता है, वही मानसिकता जो है बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और अखबार जो है उसी से ग्रसित हैं। और चूँकि उसी से ग्रसित हैं, इसीलिए उसी तरह का जो है एक माहौल बनाने की ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे इस प्रदेश का दलित हो, चाहे इस प्रदेश के बैकवर्ड हों या मुसलमान हो, धीरे धीरे उनमें इस तरह की चेतना आ रही है और इन तमाम चीज़ों से को समझ भी रहे हैं। और इसी तरह इसीलिए जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है वो सर्वे करवाते हैं और सर्वे करवा करके पब्लिक ओपिनियन जो है मोबिलाइज़ करने की एक तरह से कोशिश करते हैं। एक इलेक्शन का माहौल अपने हिसाब से जो बनाने की कोशिश करते हैं। इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने उन तमाम इनकी जो है इन साजिशों को नकारा है, उसको झुठलाया है और ये साबित किया है कि ये बड़े बड़े जो सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे जो है इनका कोई मतलब नहीं। जनता कुछ और तरह से सोचती है। ये जो है अपने मोटिव्स जो है, अपने जो है ये जो इनके निहित स्वार्थ हैं उनको सामने रख करके लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। और इस इलेक्शन में भी देखिए जो अभी भी कुछ मीडिया हाउसेस हैं जो सर्वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि सही साबित होंगे आने वाले दिनों में जो है। और वो किसी एक पार्टी का जो है मुझे नहीं लगता कि बहुमत भी आने जा रहा है। जिन लोगों को जो है इस देश के, इस प्रदेश के जो वोटर जो है अलग अलग लोगों को अपने हिसाब से मुझे लगता है चुनेंगे, किसी एक पार्टी को जो है वो बहुमत नहीं देने जा रहे हैं। और मुलायम सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी या दूसरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मुझे लगता है कि इस बार तो जनता उससे इतना त्रस्त है कि उनको नहीं मौका मिलने वाला है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी के झूठे वादों से जिस तरह से इस देश की जनता त्रस्त है, वो उनको भी जो है इस बार इस इलेक्शन में मौका नहीं मिलने वाला है। एक तीसरा विकल्प जो है मुझे लगता है जनता सोचेगी, और वो तीसरा विकल्प क्या होगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। कांग्रेस के बारे में अगर बात किया जाए तो कांग्रेस सलमान खास करके जो है बहुत ही पुराना वोट बैंक कांग्रेस का रहा है। पर अब हालिया पिछले कई सालों के बाद देखा जाए, खास करके चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या बिहार का हो या कहीं दूसरे राज्यों का हो, कांग्रेस हर जगह बिल्कुल ही पिछड़ चुकी है, हर जगह बुरी तरीके से हार रही है। और मुसलमानों का जो
कांग्रेस पे जो पूरा पुराना भरोसा होता था वो अब टूट चुका है कहीं ना कहीं। वो तो बात सही है, इसीलिए जो मैंने तो शुरू में कहा ना कि कांग्रेस ने जो गांधी जी और नेहरू जी की जो लिगेसी रही है, गांधी और नेहरू का जो विजन रहा है, उससे अलग हट करके वो भी इसी तरह के जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फंस गए हैं। उनके यहाँ भी वो सियासी कमिटमेंट जो है वो घटा है, और चूंकि सियासी कमिटमेंट घटा है इसीलिए जनता ने उनको नकारा है। अब इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है कि वो एक सियासी अल्टरनेटिव देने के बजाय जो है तरह तरह के जो है इलेक्शन मैनेजर्स जो है वो मैदान में ला रहे हैं, और इलेक्शन मैनेजर्स के ज़रिए जो है वो वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की लीडरशिप को समझना चाहिए कि जब तक इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव जो है अगर बरकरार नहीं रहता है, इस देश में जो है जो हमारा संविधान है उस संविधान की स्पिरिट जब तक जो है आप उसको नहीं बरकरार रखते हैं, तब तक जो है सिर्फ वोट बैंक के पीछे भाग करके जो है वक्ती फ़ायदों के तहत जो है अपनी पॉलिटिक्स तय करेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। कांग्रेस आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी पर से मुसलमानों का भरोसा जो उठा है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही है? सिर्फ मुसलमानों का भरोसा नहीं उठा बल्कि तमाम वोटरों का भरोसा उठा है। इसीलिए जो है कांग्रेस आज चौथे नंबर पर भी यूपी में नहीं है। ये बात जो है मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमानों को सामने मत रखिए। इस देश की जो मेजॉरिटी है वोटर्स की, जिसमें हर ज़ात हर मज़हब के लोग जो है वो हैं, जो आज भी उन्हीं तरह से जो है एक सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में रहना चाहते हैं। धार्मिक आधार पर, ज़ात पात के आधार पर किसी तरह की जो का बिखराव इस देश का वोटर नहीं चाहता है। इसलिए जो है जिम्मेदारी ये बनती है एक नेशनल पार्टी होने की हैसियत से कि कांग्रेस जो है इन तमाम बंटवारे वाली राजनीति से अलग हट करके पूरे देश के लिए सोचे, पूरे एक समाज के लिए सोचे। और जब तक पूरे समाज को साथ लेकर के चलने की कोशिश नहीं करेगी, सिर्फ जो है ब्राह्मणों को और ठाकुरों को और मुसलमानों को और दलितों को अलग अलग खांचों में बांट करके अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस को फ़ायदा नहीं होगा, कांग्रेस और नीचे जाएगी। तो जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस पर से जो मुसलमानों को जो भरोसा का मानना है कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि दूसरे भी कई सारे धर्म के लोगों को और कई जातियों को उठ चुका है, जिस वजह से कांग्रेस बुरी तरीके से हर राज्यों में हार रही है। 7 विधानसभा चुनाव है जिसमें जहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई थोड़ा बहुत, बाकी सब जगह उसको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इस बीच में एक और सवाल ये सर खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस से जो एक सबसे लंबे दौर से सत्ता में रही, सबसे ज़्यादा शासन किया देश के ऊपर, तो आखिर कांग्रेस में मुसलमानों को भी लेकर चली, दूसरे कई जातियों को लेकर चली, धर्मों को लेकर चली, लेकिन फिर कांग्रेस में ब्राह्मणवाद ही क्यों सबसे चरम पर रहा, या फिर सिर्फ ब्राह्मणों का वर्चस्व क्यों उस पर रहा? ये मैंने ये आपसे अर्ज़ किया कि ये तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, और ख़ासकर कांग्रेस को और ज़िम्मेदारी के तहत अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। सियासत करती रहेगी, कांग्रेस कभी उभर करके इमर्ज नहीं कर सकती है। बहुत दुखी है इस देश का वोटर, इस देश का नागरिक बहुत दुखी है। और अगर आज कांग्रेस ये हिम्मत कर ले कि नहीं, ज़ात पर न पात पर, सिर्फ जो है सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए, अमन शांति बनाने के लिए, देश की विकास के लिए जो है एक कमिटमेंट के तहत जो है वो पॉलिसी लेकर के जब सामने आएगी कांग्रेस, तभी जो है इस देश का विकास होगा। और इस देश में जो है जो पिछले 20-25 साल से एक कारपोरेट माहौल जो बन रहा है, और बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस जो है वो पूरा इलेक्शन जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कांग्रेस को बड़ी बारीकी से समझना चाहिए। पहले यही कारपोरेट जो है कांग्रेस के साथ रहता था, यही कारपोरेट जो है मोदी के साथ हो गया है, अब उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो कारपोरेटाइजेशन है पूरी देश की सियासत का, कांग्रेस को एक मैच्योर पार्टी होने के नाते, एक बड़ी नेशनल पार्टी होने के नाते, जिनकी देश की आज़ादी में एक भूमिका रही है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए, और उस मूल्यांकन के आधार पर जो है एक साफ़ सुथरी जो है इमेज अपनी जब तक कांग्रेस क्रिएट करके, और अगर ऐसा कर लेती है कांग्रेस, तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इस देश में जो है कांग्रेस के अलावा और कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं।
बशर्ते कि कांग्रेस वो सोचे और सोच समझ करके अपना मूल्यांकन करके एक साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत करे। इस देश को जो है, लोगों को जो है बहुत ही उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर कितना कांग्रेस पूरा उतर पाएगी ये देखने वाली बात है। अभी जैसे कि कांग्रेस का अखिलेश के साथ गठबंधन बनाने की कई खबरें आ रही हैं मीडिया में कि दोनों के गठबंधन की कभी खबरें आती हैं कि हो सकती है, कभी आती है कि मतलब काफ़ी इस तरह की खबरें आ रही हैं दोनों के बीच में महागठबंधन बनने की, कांग्रेस में और इधर अखिलेश सरकार में। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और अखिलेश में अगर महागठबंधन बनता है तो मुसलमान इसे किस तरह से देखेगा, इनको दोनों पार्टियों को? देखिए, इस तरह का अगर गठबंधन बनता है और वो गठबंधन नीतियों के आधार पर अगर है और नीतियों के आधार पर जो है वो गठबंधन बना करके विकास की बात अगर करते हैं और जनता के बीच में जा कर के ये कहते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस और अखिलेश जो है मिल करके यूपी को आगे बढ़ाना चाह रही है, तो उस नीतिगत प्रोग्राम के तहत अगर कांग्रेस जाती है तो हो सकता है इस प्रदेश के वोटर जो है वो सोचें और सोच करके एक विकल्प के तौर पे इनको जो है वो करें। लेकिन वो अपनी पुरानी छवि अखिलेश को भी ख़त्म करनी होगी, इसलिए कि अखिलेश से भी तो लोग पूछेंगे कि तुम ही चीफ मिनिस्टर थे जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए हैं, तुम ही चीफ मिनिस्टर थे जब बिजनौर में दंगे हुए हैं, तुम ही चीफ मिनिस्टर थे जब गोरखपुर और दूसरे इलाकों में इस तरह का हिम्मत के साथ जो है अखिलेश यादव कहाँ कह पाए कि नहीं, ये जो सांप्रदायिक उन्माद जो है फैलाया जा रहा है, सिर्फ जो है कूड़े से जो है गोश्त के टुकड़े उठा करके और वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया गया। बड़े बड़े जितने हमारे पत्रकार हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है ये साबित है, उसमें कहा गया कि नहीं ये गोमांस नहीं था, लेकिन हमारा सरकारी महकमा जहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उन्होंने ये कहा कि गोमांस था। तो इस तरह से लोगों को बहकाने की जो कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश जो की जा रही है, आज भी जो है अखिलेश यादव वहाँ जाकर ये क्यों नहीं कहते कि वहाँ का जो जिन लोगों ने क्राइम किया है, जिन लोगों ने अखलाक और जो है दूसरे अखलाक के घर वालों को या माइनॉरिटीज़ को जो है दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की है, डराने धमकाने की कोशिश की है, और आज भी जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जिनको सताया गया है, वो लोग जिनको मारा गया है, उन्हीं से कहा जा रहा है कि तुम अपने मुकदमे वापस ले लो। वहीं जो ये कोशिश हो रही है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो वो मर्डरर्स हैं जिन्होंने हमले किए हैं, उनको जो है बख्श दिया जाए, उनको जो है किसी तरह की सज़ा ना हो। अखिलेश ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि अगर क्रिमिनल हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी। ये कहने की जिस दिन अखिलेश हिम्मत कर लेंगे और डट करके खड़े हो जाएंगे तभी मुसलमानों का कॉन्फिडेंस जो है वापस आएगा। मुजफ्फरनगर दंगे का भी देखते हैं, सभी आरोपी अभी तक जो हैं जेल के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं, सभी अभी तक आज़ाद हैं। वही वही कहने का मकसद है कि उनके खिलाफ जिस तरह से मुकदमे कायम होने चाहिए थे, उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है उन मुकदमों को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें फेल हुई है। इसीलिए जो है माइनॉरिटीज़ जिनके ऊपर हमले हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हुआ है। ये एक माहौल जो है कॉन्फिडेंस का, एक जो है ऐसा माहौल जिसमें लोग भरोसा कर सके, जो भरोसे का माहौल है वो अखिलेश यादव पैदा नहीं कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन को वो ठीक से नहीं चला पाए। उसके लिए सिर्फ यही नहीं कि जो आप लैपटॉप बांट देंगे या कुछ जो है लड़कियों को स्कॉलरशिप दे देंगे, स्कूलों में जो कुछ काम किए हैं अखिलेश ने, उससे पहले दूसरी सरकारों ने वो काम नहीं किए थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उन्हें जो है एतबार दिलाना पड़ेगा, उन्हें जो है कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा। कानून व्यवस्था, सबसे बड़ी बात अमन सुकून प्रदेश में कायम होना, ये अखिलेश कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। बहुत कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा जो है उनकी ये नाकामी रही है। इस स्तर पर जो है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक खौफ का माहौल जो यूपी में बनता, और ये इम्प्रेशन जो बनता चला जा रहा है कि जब भी समाजवादी की सरकार होती है वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर लड़खड़ा जाता है। इस इम्प्रेशन को भी अखिलेश को ख़त्म करना होगा, कम नहीं करना होगा, ख़त्म करना होगा।
जब ये भरोसा जीत लेंगे लोगों का, तो मुझे लगता है कि नए इमर्जिंग लीडरशिप है, नौजवान लीडरशिप है, इन अपनी कमियों को जो है जब देख करके वो सुधारने की कोशिश करेंगे, तो लोग जो है अखिलेश को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ आएंगे। ये भी एक बीच बीच में सवाल उठता है कि आरएसएस के साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कोई सांठ-गांठ है, कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन है इन दोनों का, खासतौर से ऐसे कई इस तरह का सवाल उठता है, इस पर आपकी क्या राय है? ये जो एक लोगों का सोचने का एक उसका जवाब भी है, उसके पीछे जो है कुछ फैक्ट्स भी हैं, जिसलिए इसलिए कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, वो सारी जितनी शहादतें हैं वो सामने हैं। आडवाणी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, और बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था। उसको उत्तर प्रदेश की सरकार, जो मुलायम सिंह की लीडरशिप उस वक्त थी, मुलायम सिंह की सरकार ने उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से आगे नहीं बढ़ाया। उन मुकदमों को ठीक से जो है नहीं उसकी पैरवी की गई, और चूंकि उनकी ठीक से पैरवी नहीं की गई, इसलिए जितने दोषी थे बाबरी मस्जिद गिराने के, उन दोषियों को सज़ा नहीं मिल पाई। और यहाँ तक कि जो है वही कल्याण सिंह जो आज भी ये कहते हैं कि उन्हें गर्व है बाबरी मस्जिद गिराने पर, उनको मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ाया, उनको जो एमपी बनाया। कल्याण सिंह के लड़के को जो है मुलायम सिंह ने एमपी बना दिया, उनको अपनी पार्टी से टिकट दिया। तो ये दोहरी जो नीति है, ये मुसलमानों में इस तरह से मुसलमानों का भरोसा नहीं जीता जा सकता है। इस तरह से जो है एक जो सेकुलर माहौल है वो नहीं पैदा किया जा सकता है। ये जो गलतियां रही हैं, ये गलतियां जो है, अब इतना बेवकूफ़ तो नहीं है वोटर की इन तमाम चीज़ों को समझेगा नहीं, और सिर्फ जो है मुसलमान कैंडिडेट दे देने से कोई वोट नहीं दे देगा। लेकिन आज ही मुसलमानों के बीच में मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम या मौलाना मुलायम के तौर पर ही जाने जाते हैं। हाँ, वो उन्होंने जानबूझ करके मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए उस वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए, इसमें मुलायम सिंह का भी रोल है कि उन्होंने अपनी वो इमेज बनाने की भी खुद भी कोशिश की है, दूसरों ने भी बनाई है, और उससे चूंकि मुलायम सिंह को फ़ायदा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी वो इमेज बनाने की खुद भी कोशिश की है। हाँ सही है, क्योंकि कार सेवकों पे जो गोलियां चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, उसके बाद से जो उनकी छवि मुसलमानों के बीच में बनी और जो यादवों के साथ जो समीकरण बनाया, उसके बाद उन्होंने एक लंबा शासन किया उत्तर प्रदेश में। लेकिन वही बात है कि मुसलमान जो हैं समाजवादी पार्टी को चुनने के बाद भी मुलायम सिंह से कहिए, इसको कहा जा सकता है कि वो धोखा ही खाया एक तरह से। वो धोखा खाया है। दूसरे ये कि जो है सिर्फ आज़म खान को जो है एक नेता बना देने से, या इस तरह के दो चार ऐसे मुसलमानों को जो है कैबिनेट में ले लेने से मुसलमानों की समस्याओं का हल तो नहीं होता है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को शिक्षित किया जाए, सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं, बल्कि जो उस शिक्षा के स्तर पर जो है मुसलमानों का जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है उर्दू का जो सवाल है, उर्दू के सवाल को लेकर के जो है बहुत संजीदगी के साथ उर्दू को आगे नहीं बढ़ाया गया। उर्दू से जहाँ तक आप बात करें, उर्दू से याद आया कि मुलायम सिंह ने 2012 के पहले चुनाव से पहले कहा था कि हमने उर्दू शिक्षक की बहाली करेंगे, उर्दू स्कूल खोलेंगे, लेकिन उस पर वैसे हम 5 साल में मुझे नहीं लगता है कुछ इस पर कुछ खासा काम किया इस पर। और आप क्या किसी भी प्राइमरी स्कूल या कोई भी जो है, महाराष्ट्र में करीब 7,000 उर्दू स्कूल हैं, यूपी में एक भी उर्दू स्कूल नहीं है, आंध्र प्रदेश में जो है कई हज़ार उर्दू स्कूल हैं, कर्नाटका में कई हज़ार उर्दू स्कूल हैं। किसी भी सरकारी स्कूल में जो है या प्राइमरी स्तर पर उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। या पूरे यूपी में आप घूम जाइए, इस देश का सबसे बड़ा स्टेट है, एक भी उर्दू स्कूल यूपी में, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि जनसंख्या के एतबार से भी सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या के एतबार से सबसे बड़ा राज्य है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश। और वहाँ जबकि महाराष्ट्र में तकरीबन 7,000 उर्दू स्कूल हैं, और तकरीबन जो है 4,000 से ज़्यादा जो है कर्नाटका में हैं, आंध्रा में भी जो है यही सूरत है। लेकिन यूपी, जहाँ उर्दू पैदा हुई, जहाँ उर्दू जो है वहीं जन्म लिया उर्दू ने, वहाँ उर्दू की ये सूरत है।
तो ये सब जो है इलेक्शन हथकंडे के तौर पे चीज़ें इस्तेमाल, कम से कम वोटर को ये तो भरोसा दिलाओ कि भाई हम इलेक्शन हथकंडे के तौर पे ये बात नहीं कर रहे हैं। सचमुच जो है अगर आपने हमको जिताया, सचमुच अगर आपने हमें मौका दिया, तो हम जो कह रहे हैं उनको, उन तमाम बातों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, लागू भी करेंगे। लागू नहीं हो रहा है कहीं। वही कि वो जुमलेबाजी आप जिसे कह सकते हैं, जैसे मोदी जी ने अच्छे दिन और कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे सबके अकाउंट में, वैसे ही मुलायम सिंह का भी कुछ जुमलेबाजी रहा। वही जुमलेबाजी भी रहा, नाकारापन भी रहा है, और इसके लिए एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है बल्कि सारी पार्टियां इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, मुलायम सिंह ने एक और बात कहा था मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, क्योंकि चुनाव जब भी आता है खासतौर से जहां मुस्लिम वोटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं या मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमेशा चुनाव से पहले आरक्षण की बात की जाती है। तो 2012 विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों के बारे में 18% आरक्षण की बात कही थी मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन देखा जाए तो वो 18% आरक्षण अब तक देने में नाकामयाब साबित हुए हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो है मुसलमानों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों में कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है, मुसलमानों को शिक्षित करने की ज़रूरत है। वो 1947 से लेकर अब तक जो मुसलमानों से वादे होते रहे हैं, उन वादों में से जो है उनको लागू करने की ज़रूरत है, अमल में लाने की ज़रूरत है। आरक्षण की बात तो बहुत बात की है, इसलिए कि आरक्षण के बारे में भी सोचना चाहिए कि यूपी में जैसे है, मुसलमान नाई है तो वो उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वो जो है उसका धार्मिक आधार हिंदू है तो यूपी में हिंदू नाई जो है उसको आरक्षण मिल रहा है। यूपी में मुसलमान धोबी उसको आरक्षण नहीं मिलता, हिंदू धोबी जो है उसको आरक्षण मिलता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो है जात हैं जिनको जो है धार्मिक आधार पर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से जो है आरक्षण का आधार धार्मिक नहीं होना चाहिए। वो जो सचमुच जो है दलित हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, दलित होने के आधार पर जो है उनका आरक्षण होना चाहिए। उसमें मजहबी भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सर ये खड़ा होता है, जब असंवैधानिक आरक्षण बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर ये पार्टी या नेता चुनाव से पहले ये मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों करते हैं आखिर? वही वोट बैंक क्रिएट करने के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों को इस वक्त आरक्षण की बात करनी चाहिए। मुसलमानों को जो है अभी सबसे ज़्यादा ज़ोर जिस बात पे देना चाहिए वो शिक्षा पे ज़ोर देना चाहिए, वो सरकारी नौकरियों में उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़ोर देना चाहिए, और वो आरक्षण से नहीं तय होगा। दलितों के आरक्षण होने के बाद कितनी दलितों की जगहें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। दलितों को आरक्षण मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिला हुआ है, लेकिन हज़ारों जो है नौकरियां जो है खाली पड़ी हुई हैं। ये कह कर के जो है नौकरियां नहीं, उनको नहीं रखा जाता है कि जो है सूटेबल कैंडिडेट जो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो ये आरक्षण तो एक लोगों को धोखा देने का, दलितों को और मुसलमानों को एक तरह से धोखा देने का एक ज़रिया के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए जो है एक गैर सांप्रदायिक सेकुलर आधार पर जो है एक माहौल बनाने की इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आज भी हम लोग जो है वो बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित और जो है ब्राह्मण और मुसलमान, उच्च जाति नीची जाति, उसी के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिसका फ़ायदा जो है कारपोरेट हाउसेस उठा रहे हैं। सारा कंट्रोल जो है कारपोरेट हाउसेस उनके हाथ में है। लोग जो है अपने अधिकार जो है उनके लिए, बेरोज़गारी के लिए मैदान में जो है नहीं आ रहे हैं। अगर मैदान में आ रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, मुसलमानों को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। जितने दबे कुचले लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिन्हें नौकरी मिलना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान सिख सब हैं, ईसाई हैं, सबको नौकरी मिलनी चाहिए जो डिज़र्व करता है। तो इस तरह से लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की जो एक साजिश चल रही है, अब किसानों को जो है, मजदूरों को भी आप अगर धार्मिक आधार पर बांट देंगे तो इस देश का क्या होगा। इस बात ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जो है ये पार्टी हो चाहे नेता हो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अब इस देश का जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो उसको जो है आगे आ कर के एक तरह का जो है माहौल बनाने की ज़रूरत है। वो मुझे लगता है कि जब तंग आ कर के लोग इस बारे में सोचेंगे तो एक नए तरीके से जो है
एक माहौल, सियासी और समाजी माहौल बनेगा और लोगों को जो है अपनी परेशानियों से निजात मिलेगी। बिल्कुल सही बात है कि मुसलमानों को आरक्षण से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि सुरक्षा व्यवस्था उन्हें मिले, उन्हें एक मजबूत शासन व्यवस्था मिले जिसमें मुसलमान सुरक्षित रह सके, वो आरक्षण से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जो है मेरा ये कहना है कि इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक स्पिरिट है, उस स्पिरिट को जो है लागू करने की, कायम करने की ज़रूरत है। और तमाम सियासी जमातें जो है वो बातें करती हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातों में से आज की तारीख में कोई भी इस पे जो है जिस तरह से कमिटमेंट दिखाना चाहिए वो कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। देखा जाए तो जैसा कि 2012 से लेके 2017 तक का जो कार्यकाल रहा है अखिलेश सरकार का, इसमें 400 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा, जो कि मुसलमानों ने जो है 39 से 40% वोट 2012 में समाजवादी पार्टी को दिया था। जबकि 2007 की बात कीजिए, जब मायावती की सरकार बीएसपी की आई थी, उस वक्त में मायावती को 19% से भी कम वोट मुसलमानों को मिला था, या उसके आसपास मिला था। लेकिन बीएसपी की जब हम कार्यकाल देखते हैं 5 सालों का, 2007 से लेकर 2012 तक का, तो हम देखते हैं कि उस बीच में एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात तो सही है, मायावती के ज़माने में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सख्त रहता है और उसमें दंगे उन्होंने नहीं होने दिए। मायावती ने जो है कोई बहुत ज़्यादा विकास का काम नहीं किया, लेकिन इस फ्रंट पे जो है उन्होंने ज़रूर ये करके दिखाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो है उसको बहुत सख्ती के साथ जो है वो चलाती हैं। और जितने बड़े बड़े गुंडे और बड़े बड़े क्राइम हैं वो उनके ज़माने में नहीं हुए। सर, जैसे देखिए नजीब के मामले में अगर हम देखते हैं, जो जेएनयू से लापता छात्र नजीब, करीब 2.5 महीने हो चले हैं, और नजीब खुद उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो नजीब मामले में हम देखते हैं सपा सरकार या अखिलेश का या बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार रखा। बल्कि अभी हाल ही दिनों में देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, एमयू के स्टूडेंट, उन पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस नजीब के मामले को भी जो है मैं दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए था कि नजीब के इशू को भी मुसलमानों का इशू बना करके पेश किया जाए। नजीब का इशू जो है एक छात्र का इशू है, उसके अधिकारों का मामला है। और एक छात्र के अधिकारों का हनन जिस तरह से होता है, वो नजीब की जगह कोई नॉन मुस्लिम कोई छात्र भी हो सकता था। और सिर्फ अलीगढ़ में ही क्यों नजीब के लिए प्रदर्शन होना चाहिए? लखनऊ में क्यों नहीं होना चाहिए? इलाहाबाद में क्यों नहीं होना चाहिए? कानपुर में क्यों नहीं होना चाहिए? और सिर्फ मुसलमान लड़कों को ही क्यों उसमें शामिल होना चाहिए? इस देश के तमाम छात्रों को जो है, जिस तरह से रोहित वेमुला का जो है मामला आया था, उस रोहित वेमुला के मामले को लेकर के पूरे देश के छात्रों ने जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन नजीब का मामला जो है वो एक छात्र के अधिकारों के हनन का मामला है। एक छात्र को जो है उसको उसका अधिकार न देना, और एक ख़ास सांप्रदायिक छात्र संगठन जो है उसको हिंदू और मुसलमान का मामला बना देने में वो लोग जिस तरह से कामयाब हुए हैं, ये नजीब के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। इस छात्र देश के छात्र आंदोलन के साथ नाइंसाफ़ी है। जी सर, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश सरकार में बिल्कुल वैसे ही पुलिसिया दमन, जिसको कहिए पुलिसिया बर्बरता की गई है, जैसे दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर नजीब के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उसकी माँ पर किया हो या दूसरे छात्रों पर किया हो। तो आखिर ये कहीं ना कहीं से अखिलेश सरकार की पुलिस भी क्या दिल्ली पुलिस की तरह ही काम कर रही है? बिल्कुल उसी तरह से काम करती रही है, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे अभी नजीब का मामला हो। अखिलेश सरकार जो है खामोश तमाशाई बनी देखती रही है। अखिलेश सरकार ने जो है आगे बढ़ कर के जो है जिस तरह से एक सपोर्ट देना चाहिए था, छात्रों को ये भरोसा दिलाना चाहिए था कि हम छात्रों की जो अधिकार हैं उनको जो है हम उनका हनन नहीं होने देंगे, वो अखिलेश ने नहीं किया। वही काम जो है किया जिस तरह से अखलाक के मामले में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तकरीबन वैसे ही जो है खामोशी नजीब के मामले में भी उन्होंने अख्तियार की है। आपसे आखिरी सवाल सर, अब
कि आप इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या देखते हैं कि मुसलमानों का रुझान आने वाले चुनाव में किस तरफ होगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि मुसलमान जो है इस चुनाव में भी वोट बैंक नहीं बन पाएगा। मुसलमान जो है अपनी फ्री विल से, अपनी आज़ाद जो है रवैये के साथ वो जिन लोगों को, जिन कैंडिडेट को, उम्मीदवारों को जो इस लायक समझेगा उन्हें वोट देगा। वो ज़ात पात के नाम पर या मज़हब के नाम पर वोट नहीं देगा। और अगर जो है उसने इस तरह से वोटिंग की तो मुझे लगता है एक बेहतर अल्टरनेटिव जो है उत्तर प्रदेश में उभर करके आएगा और विकास का काम कुछ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना वक्त निकाला, हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाल कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ अली जावेद साहब, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उर्दू विभाग के। कैमरामैन गौतम के साथ मैं सैयद शाद, नेशनल दस्तक, दिल्ली विश्वविद्यालय।